एनसीएलटी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है जब बैंकिंग कंपनीज का मर्जर होता है। लीगल पोजीशन, उसके रीजन और प्रोसेस। चलो बात करते हैं। करंट लीगल पोजीशन क्या है? बैंकिंग कंपनी की एमलगेमेशन में जनरली एनसीएलटी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेक्शन 230 और 232 में, क्योंकि बैंकिंग कंपनी की एमलगेमेशन गवर्न होता है स्पेशल एक्ट के थ्रू, जो सेक्शन 44 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक्ट 1949 में लिखा हुआ है। और लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है स्पेशल लॉ ओवरराइड्स जनरल लॉ। ठीक है, कि अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए अगर कोई स्पेशल लॉ गवर्न हो रहा है तो स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। इसीलिए आरबीआई सैंक्शन बिकम प्राइमरी अप्रूवल और एनसीएलटी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक डेढ़ घंटा बाद में। अच्छा, प्रोसीजर अंडर सेक्शन 44A। 44A में जो प्रोसीजर है दो बैंकिंग कंपनी के मर्जर का, उसको समझ लेते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है। सिमिलर जो ड्राफ्ट स्कीम है वो प्रिपेयर्ड होगा दोनों बैंकिंग कंपनी के लिए। ठीक है, दोनों बैंक मिलके ड्राफ्ट स्कीम को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद ये जो शेयर होल्डर की अप्रूवल है, शेयर होल्डर की अप्रूवल जो है मेजोरिटी नंबर रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर प्रेजेंट इन वोटिंग, वो अप्रूव करेंगे। और उसके बाद जो मीटिंग की रिजल्ट है वो आरबीआई को सबमिट होगी और स्कीम के साथ सबमिट होगी। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ सबमिट होगी, जिसमें बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन और एमलगेमेशन या मर्जर का इफेक्ट क्या होना है ये उसमें शो होगा। और उसके बाद जो है कि आरबीआई एग्जामिन करेगा और चेक करेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है। ठीक है, और उसके बाद डिपॉजिटर की क्या प्रोटेक्शन बरकरार रह रही है या फिर उसको दिक्कत होगी, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या रहेगी आफ्टर मर्जर। ये सब चेक करने के बाद अगर आरबीआई को लगता है कि इट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट और डिपॉजिटर के हित में है, जो स्टेक होल्डर है उनके हित में है, तो आरबीआई सैंक्शन द स्कीम इफ सेटिस्फाइड। और बाइंडिंग इफेक्ट, स्कीम बिकम बाइंडिंग ऑन द बैंक, शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर बाय वर्च्यू ऑफ आरबीआई सैंक्शन। आरबीआई के सैंक्शन होते ही स्कीम बाइंडिंग हो जाएगा शेयर होल्डर और क्रेडिटर पे। नो एनसीएफटी सैंक्शन स्कीम बिकम इफेक्टिव। जब आरबीआई ने अप्रूव कर दिया तो स्कीम इफेक्टिव माना जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बैंकिंग कंपनी डिफरेंट होती है एनबीएफसी से। अगर एनबीएफसी और बैंक का अगर मर्जर हो रहा हो तो उसमें पॉसिबल है कि सेक्शन 232 232 का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा along with RBI अप्रूवल। ठीक है, बिकॉज एनबीएफसी आर कंपनीज अंडर सिक्स कंपनीज एक्ट अनलाइक बैंकिंग कंपनी व्हिच आर गवर्न स्पेसिफिकली अंडर बैंकिंग रेगुलेशन। हाँ, एनबीएफसी जो होती है कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न होती है और बैंक्स जो होते हैं बैंकिंग एक्ट के थ्रू होते हैं। मर्जर बिटवीन एनबीएफसी एंड कंपनी में रिक्वायर एनसीएलटी अप्रूवल प्लस आरबीआई रेगुलेटरी अप्रूवल। इम्पोर्टेंट केस लो याद रखना, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक वर्सेस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2004 में जो हुआ था। आरबीआई अप्रूव एमलगमेशन डायरेक्टली अंडर सेक्शन 45 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है। नो एनसीएलटी प्रोसेस इन्वॉल्व। केस का नाम याद रखना, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है।
अब इसको एनसीएलटी और आरबीआई अप्रूवल का कुछ डिस्टिंक्शन समझ लेते हैं। बैंकिंग कंपनी होगा तो एनसीएलटी अप्रूवल नॉर्मली नॉट अलाउड, आरबीआई अप्रूवल मैंडेटरी होता है। आरबीआई सैंक्शन सब्स्टिट्यूट एनसीएलटी अप्रूवल, सेक्शन 44A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट।